सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें, इनकी गूंज आज की तारीख में नेपाल में सुनाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस परिप्रेक्ष्य, जिस संदर्भ में ये लाइनें लिखी गई थी, दरअसल रामधारी सिंह दिनकर कह रहे थे कि राजशाही, राजतंत्र खत्म करेंगे और प्रजातंत्र, जनता सड़कों पर उतर आई है। अब सिंहासन नहीं, कुर्सी मिलेगी, जनता का राज होगा। लेकिन नेपाल में दरअसल जनतंत्र, लोकतंत्र को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है और राजशाही की मांग की जा रही है। लेकिन यह नौबत क्यों आई? पहले इसकी तह में जाना जरूरी हो जाता है। वहां पर जो जेन जी है, यानी कि 15 से 30 साल की उम्र के युवा, 1995 से 2010 के बीच जो पैदा हुए, वो उतर आए सड़कों पर और जवाबदेही मांगने लगे सरकार से कि क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, समझते क्या है अपने आप को, आप क्या राजा हैं, महाराजा हैं? नेपो किड्स वहां पर ट्रेंड करने लगा। जो वहां पर नेता थे, मंत्री थे, उनके बच्चे आलीशान घरों में रह रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं विदेश में, और दाने दाने को मोहताज हो रहा है नेपाली युवा। आक्रोश सड़कों पर फूटा, और ऐसा फूटा कि तमाम सत्ता के जो प्रतीक होते हैं, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री का तो अता पता ही नहीं कहां डूब के बैठे हैं, ओली इस्तीफा दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस का दफ्तर, तमाम अदालतें तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, धुआं ही धुआं है नेपाल में, सिर्फ काठमांडू नहीं, बाकी शहरों में भी। और नेताओं की जूतम पैजार की जा रही है, घूसे मारे जा रहे हैं, लात मारी जा रही है, जख्मी कर दिया जा रहा है। खबरें तो यहां तक आई कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी की मौत भी हो गई, इतना पीटा गया। लेकिन हालत नासाज है, मौत नहीं हुई है, पर गुस्से का ऐसा आलम। और जिस खित्ते में हम रहते हैं, जिस बर्रे सगीर में हम रहते हैं, पहले श्रीलंका में हमने देखा, फिर बांग्लादेश में, और अब नेपाल। ये सरकारों का संकट काल है क्या? और क्या दुनिया भर में अब जवाबदेही भी तय की जा रही है सरकारों की? अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या सत्ता निरंकुश हो रही है? और यह सिर्फ नेपाल पर लागू नहीं होता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात तो करने वाले हैं नेपाल की, लेकिन दरअसल नेपाल में जो हो रहा है, क्या वो संदेश है, संकेत भी है सभी सरकारों के लिए, दुनिया भर की सरकारों के लिए, कि सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती, जवाबदेही तय होती रहनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में फर्क ना हो, और जनता की, खास युवा की आवाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और नेपाल का हाल तो बिल्कुल बेहाल है। सत्ता के तमाम जो प्रतीक हैं, वो तोड़फोड़ वहां की जा रही है, आगजनी के हवाले, आगजनी के भेंट कर दिया गया है। वो चाहे राष्ट्रपति भवन हो, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, संसद हो नेपाल की, नेपाली कांग्रेस हो, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट हो, वहां की तमाम अदालतें हों, वहां के प्रधानमंत्री, बाकी मंत्रियों के घर हों, किसी को नहीं बख्शा जा रहा, किसी को भी नहीं, क्योंकि युवा वो सड़क पर उतर आया है। और इसके पीछे वजह क्या थी? सरकार ने जो सोशल मीडिया है उस पर बैन लगा दिया। ये बैन जो लगा, ये 4 सितंबर को लगा, आज से 5 दिन पहले की बात है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई। अब इसका असर क्या होता है?
इसकी थोड़ी वानगी आपको समझने की जरूरत है। जो ये जेन जी है, 15 से 30 साल की उम्र के बच्चे जो 1995 के बाद पैदा हुए, नेपाल में सोशल मीडिया यूजर्स, उसका इस्तेमाल करने वाले कितने हैं? एक्टिव यूजर हैं 1 करोड़ 43 लाख, 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर है आबादी नेपाल की। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं 1 करोड़ 35 लाख, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं 1 करोड़ 8 लाख, इंस्टाग्राम यूज करते हैं 36 लाख, लिंक्डइन 15 लाख और एक्स यानी कि जो ट्विटर कहा जाता था पहले 4,66,000। कुल आबादी है 1 करोड़ 24 लाख जेनजी की, उसमें 16 से 30 ही नहीं, मैं कह रहा हूं 40 तक का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। यही लोग सड़कों पर उतर आए। क्यों उतर आए? अरे भाई यूट्यूब बंद कर दिया या मैसेंजर बंद कर दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है, इस पे इतनी हाई तौबा क्यों? दरअसल सोशल मीडिया वहां पर बन गया जरिया सरकार को बेनकाब करने का, उसका पर्दाफाश करने का, सरकार की अय्याशी, जवाबदेही ना तय करना, उसकी ढिठाई, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। उनकी जो आलीशान जिंदगी थी, उनके वो बंगले, उनकी महंगी गाड़ियां, लग्जरी सामान, कीमती कपड़े, बच्चे विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हुए, सब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। सरकार को लगा पोल खोल हो रही है, अपना सरकारी मीडिया तो काबू में कर लिया, बाकी तो ये काबू में आ नहीं रहे, लोग उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, बैन लगा दिया। उसके बाद 3 लोग सामने आए, इस विद्रोह के 3 बड़े चेहरे बने। एक बालेन शाह, पूरा नाम बालेंद्र है, ये काठमांडू के मेयर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, रैपर भी हैं, रैप करते हैं, वो गाते हैं ना रैप, तुकबंदी वाला। कर्नाटक से, भारत के कर्नाटक में ही पढ़ाई की और सभी पार्टियों को हराकर मेयर बन गए। दूसरे हैं सुदन गुरुंग, ये हामी नेपाल के प्रमुख हैं, एक एनजीओ है। ये कोई शातिर नेता, राजनेता नहीं, ये क्या एक हवा का, ताजी हवा का झोंका के तौर पर आए हैं। और रवि लामिछाने, ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बनाई 6 महीने पहले ही, 21 सांसद जीत गए, चुनाव से 6 महीने पहले पार्टी बनाई। अब मांग हो रही है कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि केपी शर्मा ओली का तो अता पता ही नहीं। और बाकियों की गत क्या हुई? पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वामपंथी हैं, सीपीएम के नेता हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाली कांग्रेस पार्टी जो समर्थन दे रही थी सरकार को, उसके सर्वे सर्वा शेर बहादुर देउबा ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके मारे घुसे, वो देखिए युवाओं ने, वो तो वहां पर सेना के लोग थे, वो किसी तरह से बचाकर निकले, उसमें भी लहूलुहान हो गए। और इनकी पत्नी आरजू राणा जो विदेश मंत्री भी हैं मौजूदा सरकार में, उनको तो लतियाया भी गया। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए किसी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपको अंदाजा लग सके नाराजगी, गुस्से का आलम क्या है नेपाल में। और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को तो सरेराह बाजार में दौड़ाया गया, ये देखिए, और कैसे एक फ्लाइंग किक मारी गई, उसके बाद उठे भागे, उसके बाद भी भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनल के घर को आग के हवाले कर दिया गया, और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी, कई चैनल चला रहे हैं कि मौत हो गई है, हमारे पास जो जानकारी है वो बुरी तरह से जख्मी है। अब वहां पर क्या अंतरिम सरकार बनाई जाएगी? रामचंद्र पौडेल जो कि राष्ट्रपति हैं, वो अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पर ये नौबत क्यों आई, अब उसकी एक और वानगी भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाती है।
नेपाल भ्रष्टाचार की रैंकिंग में 180 देशों में 107वें नंबर पर है। गरीबी 20%, जनसंख्या गरीब है। बेरोजगारी 21%, युवाओं के पास काम ही नहीं है। और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए नेपाल में जो हुआ कुछ दिनों पहले, जो बांग्लादेश में हुआ था, आज ओली की प्रतिमा तोड़ी गई। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बांग्लादेश में शेख हसीना को जब दौड़ाया गया और वो भारत दौड़ी दौड़ी आई, भागती हुई आई शरण लेने के लिए, तो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा के साथ क्या किया गया, वो तस्वीर भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। और 2022 में श्रीलंका में भी जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल गोता खा गई, लोग हुए परेशान, तो जैसे राष्ट्रपति भवन में आगजनी की, वहां भी ऐसे ही राष्ट्रपति को दौड़ाया, राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। ईंधन, भोजन, दवा सबकी कमी हो गई थी, कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो क्या दर्शकों, हम एक ऐसे दौर से भी गुजर रहे हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खाका खींचा जाए, पिछले एक साल में 147 से ज्यादा देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। 147 देश, 200 के लगभग देश हैं। 33 देशों में सक्रिय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर असमानता, गरीबी और अमीरी में बढ़ती खाई। बांटने के बजाय वो लगातार अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। भारत की भी कुछ कुछ ऐसी दशा है अमीरी गरीबी के पैमाने पर। वो तो सरसंघ चालक भी कह रहे थे, सरसंघ चालक की मौजूदगी में मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि 10% जनता के पास देश के कुल संसाधन और संपत्ति का 65% हिस्सा है। और भ्रष्टाचार, ये एक बड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बन गई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और यहां लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र कायम करने की बात हो रही है। और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सरकारों का संकट काल, ये सभी सरकारों के लिए एक सबक भी है क्या, जो मांग कर रहे हैं नेपाल में युवा कि संसद भंग करो, सभी सांसद इस्तीफा दें, अंतरिम सरकार का गठन हो, अंतरिम सरकार ही चुनाव करवाए और अंतरिम प्रधानमंत्री बने बालेन शाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।